बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम वॉलपोल एंड मायर्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस की थी। चैप्टर नंबर 6 में हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन। ये इंतहाई सिंपल सी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो डेंसिटी फंक्शन अगर हम प्लॉट करें तो ये एक फ्लैट शेप में हमारे पास आता है। ठीक है, फ्लैट शेप में आने का मतलब क्या है कि जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं इसके बीच में ये हमें यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं आती। और इसको हम मैथमेटिकली डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ये एफ एक्स ए बी, इसमें जो ए है ये रैंडम वेरिएबल की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू और बी जो है वो रैंडम वेरिएबल की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, यानी ये इन दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइंड है। और अगर ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं या इसका जो एम्पलीट्यूड इसको कह लें वो हम वन ओवर बी माइनस ए के थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी ए और बी के इंटरवल में ये इस तरह डिफाइंड होगा और इसके बाहर हर जगह ये ज़ीरो होगा। इसकी शेप किस तरह बनती है, देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास एक यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन डिफाइंड है जिसका इंटरवल जो है 1 से लेके 3 के बीच में। तो यहाँ पे देखें 1 और 3 इसके बीच में ये डेंसिटी फंक्शन इस तरह एक फ्लैट शेप में आती है। ठीक है, और इस 1 से पीछे और 3 से आगे ये डेंसिटी फंक्शन हर जगह ज़ीरो है। ठीक है, और इसमें ये एम्पलीट्यूड इसका देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो ये वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटीज़ हैं 1/2 के बराबर है। तो ये 1/2 के बराबर किस तरह आती हैं, अभी हमने देखा कि जो एफ ऑफ एक्स ए बी है ये डिफाइंड है एज 1 ओवर बी माइनस ए के तौर पे। ठीक है, इसमें बी 3 है और ए जो है वो 1 है, यानी ये 1 ओवर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/। ठीक है, तो ये 1 और 3 के बीच में यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटीज़ हैं और इसकी वैल्यू क्या है 1/2। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी कर लेते हैं। अच्छा, ये बुक की एग्जांपल 6.1 है। इसकी स्टेटमेंट कहती है सपोज दैट अ लार्ज कॉन्फ्रेंस रूम एट अ सर्टेन कंपनी कैन बी रिजर्व फॉर नो मोर देन 4 आवर्स। बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉन्फ्रेंसेज occur quite often. In fact, it can be assumed that the length x of a conference has a uniform distribution on the interval 0-4. अच्छा, इसमें इसने हमें बताया है कि जो ड्यूरेशन है किसी भी कॉन्फ्रेंस की वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है। ठीक है, और ये 0 और 4 जो है ये बेसिकली आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और दूसरे पार्ट में कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन कॉन्फ्रेंस लास्ट एटलीस्ट 3 आवर्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो बहुत आसान है क्योंकि उसने हमें बताया है कि ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेंसिटी फंक्शन या उसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज 1 ओवर बी माइनस ए, जिस तरह हमने पीछे किया। तो इसमें बी जो है वो 4 है, ए जो है वो 0 है, तो 1 ओवर 4 माइनस 0 1/4, यानी इंटरवल 0 और 4 के बीच में डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज 1/4 एंड 0 अदरवाइज, यानी इस इंटरवल के बाहर ही हर जगह 0 होगा। तो ये तो इंतहाई सिंपल। और पार्ट बी में वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन कॉन्फ्रेंस लास्ट एट लीस्ट 3 आवर्स। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा तो मुमकिन ही नहीं है। यानी हमें प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर दैन 3 चाहिए। तो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है तो हम 3 से लेके 4 तक, और 3 से लेके 4 तक क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ही 4 है। तो ये 3 से लेके 4 तक जब इस डेंसिटी फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे तो ये अगेन हमारे पास रिजल्ट 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत सिंपल है। याद रखें कि इसमें हमारे पास जो इसकी शेप आती है वो एक
फ्लैट शेप आती है, और दो इंटरवल्स के बीच में जो दो इंटरवल्स के बीच में ये डिफाइंड है, उन दो इंटरवल्स के बीच में हमें यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस रैंडम वेरिएबल का मीन जो है वो इज़ डिफाइंड एज a प्लस बी बाई 2, और इसकी जो वेरिएंस है वो डिफाइंड है एज b माइनस ए स्केयर बाई 12। इन दोनों का आप लोगों ने मैथमेटिकल प्रूफ करना है, इंतहाई सिंपल है। जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा है और जो हमने वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा है, सिंपल वो फार्मूलाज अप्लाई करके आप ये मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 प्रूफ कर सकते हैं, और वेरिएंस जो है वो b माइनस ए स्केयर बाई 12 प्रूफ कर सकते हैं। वो फार्मूलाज मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। मीन जो है वो ये एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ये याद रखिएगा। e ऑफ x इज इक्वल टू x f ऑफ x। ठीक है। और इसके इंटरवल वैसे जनरल फार्मूला में ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन हमें पता है कि इसका जो इंटरवल है वो a से लेके b तक है, तो ये a टू b इंटीग्रेट होगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर आप लोगों ने वेरिएंस फाइंड करनी है तो वेरिएंस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है e ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स। इस फार्मूले के थ्रू आप इसकी वेरिएंस भी प्रूव कर सकते हैं कि ये b माइनस ए स्केयर बाई 12 आती है। ठीक है। और e ऑफ एक्स स्केयर किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल यहाँ पे x की जगह एक्स स्केयर आ जाएगा, और e ऑफ एक्स आपने पहले फाइंड किया हुआ है ऊपर वाले केस में, तो उसका स्क्वायर लेके यहाँ से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके आप ओवरऑल रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक। तो ये आप लोगों ने काइंडली मैथमेटिकली इसको प्रूव कर लेना और वेरीफाई कर लेने के आंसर जो हैं वो यही आते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जिस तरह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने बताया, उसकी शेप किस तरह होती है, एक फ्लैट शेप आती है। ठीक है। यानी हमें यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप किस किस्म की होती है, यहाँ आप देखें, जब भी एक रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन आपको ये बेल शेप प्रोवाइड करेगा ना, ये जो डायग्राम में बनी हुई है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि उस रैंडम वेरिएबल का जब डेंसिटी फंक्शन अगर आप प्लॉट करें तो वो इस तरह की बेल शेप में आएगा हमेशा। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे, हमने बेसिकली इसको, इन डिस्ट्रीब्यूशंस को हम यही प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये डे टू डे लाइफ में जितने नेचुरल फिनोमिनन है ना, तो उनमें ज़्यादातर ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई होती है। नहीं, अगर आपको मैं एक आसान सी मिसाल दूँ, आप लोगों का जब रिज़ल्ट कंपाइल होता है ना, तो आम तौर पे जब उसको अगर हम इस तरह प्लॉट करें तो आमतौर पे इस तरह की बेल शेप ही बनती है। यानी बेल शेप क्यों बनती है, देखें इसका जो सेंटर है यहाँ पे, म्यू से इसके सेंटर को डिफाइन किया, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा कि म्यू क्यों है यहाँ सेंटर में। यहाँ पे अकरेंसेस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और जैसे जैसे हम मीन से दूर जाते जाते हैं, यानी राइट साइड पे जाएं या इवन लेफ़्ट साइड पे आएँ, तो ये एम्पलीट्यूड या ये प्रोबेबिलिटी जो है ये डिक्रीज़ होती जाती हैं। ठीक। यानी आपके रिजल्ट्स की आमतौर पे ओवरऑल क्लास की रिजल्ट की बात करूँ, ये इस तरह की बेल शेप क्यों बनती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो उनके मार्क्स एवरेज पे होते हैं। तो एवरेज से जिस तरह दूर जाते जाएँ, यानी जो टॉपर्स की तादाद है या जिनके ए ग्रेड हैं वो भी कम होते हैं, या सिमिलरली जो जिनके कम ग्रेड होते हैं डी या एफ, उनकी भी पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरेज के करीब होते हैं। तो ये जो बेल शेप, जब भी किसी रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन इस बेल शेप में आएगा तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, एक म्यू और एक सिग्मा। म्यू जो है वो मीन और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि वेरिएंस का अंडर रूट है। इसका जो बेल शेप है, या जो ये जो इसको नॉर्मल कर्व बोलेंगे। ठीक है। ये जो नॉर्मल कर्व है इसका सेंटर जो है ये मीन पे लाई करता है। ठीक है। यानी एग्जैक्ट मीन पे हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज होती है। ठीक। और इसकी जो शेप है या इसकी जो विड्थ है वो हमें इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू पता चलती है। ठीक है। तो ये दो पैरामीटर्स पे किस तरह कि मीन जो है हमें बताता है कि इस नॉर्मल कर्व का सेंटर कहाँ पे, और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हमें बताती है कि इसकी शेप या इसकी ओवरऑल स्प्रेडिंग इस कर्व की
कितनी होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी। ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा कैसे। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एन एक्स म्यू सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एन फॉर नॉर्मल, एक्स रैंडम वेरिएबल, जो दो पैरामीटर्स जिन पे ये डिपेंडेंट है, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका फार्मूला क्या है, ये 1/√2 पाई सिग्मा। ये सिग्मा जो है ये अंडर रूट से बाहर है, अगर इसको अंडर रूट के अंदर रखना है तो ये इस तरह हो जाएगा 1/, आप इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको अंडर रूट के अंदर रखना है तो ये सिग्मा स्क्वायर होगा, अंडर रूट के बाहर होगा तो ये खाली सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, इंटू ई रेस्ट पावर 1 माइनस ई रेस्ट पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये किसी इंटरवल या किसी रैंडम वेरिएबल के लिए जब म्यू और सिग्मा डिफाइंड हो, अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमारे पास ये शेप बनती है। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो पैरामीटर से डिपेंडेंट है, एक मीन पे और एक सिग्मा पे। इसकी प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन वगैरह पे हम बाद में जाएंगे, पहले इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये नॉर्मल कर्व इन पे किस तरह डिपेंडेंट है। यहाँ पे दो कर्व्स बनी हुई हैं। ये जो पहली वाली कर्व है ये 1 और ये 2, ठीक है। ये जो पहली वाली कर्व है इसमें एक मीन डिफाइंड है, उसको उसने μ1 का नाम दिया है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस मीन के अगेंस्ट एक नॉर्मल कर्व बनी हुई है, यानी इसका सेंटर इस नॉर्मल कर्व का जो है वो μ1 पे है। ठीक है, और इसका जो इस स्टैंडर्ड डिविएशन है इसकी वो सिग्मा 1 के तौर पे डिफाइंड है। ये जो दूसरी कर्व है ये एक नई कर्व है। इस कर्व का इस कर्व की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एग्जैक्ट वही है जो पहली वाली कर्व की थी, लेकिन इसका जो मीन है वो जो पिछली वाली कर्व का मीन है उससे ग्रेटर है। ठीक हो गया, जो दूसरी कर्व है इसका जो मीन है ये पहली वाली कर्व के मीन से ग्रेटर है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो नॉर्मल कर्व है इसका सेंटर जो है वो मीन पे लाई करता है। तो अगर मैं मीन को शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड पे शिफ्ट का मुझे किस तरह पता चला, ये आपका एक्स एक्सिस डिफाइन है और ये वाई एक्सिस। तो ये μ1 अज्यूम करें ये 2 था, वैसे ही अज्यूम कर लेते हैं। मैंने कहा μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, तो अज्यूम करते हैं कि ये 4 है। तो अगर ग्रेटर वैल्यू है तो हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे मूव करते हैं। तो अब सेंटर यहाँ पे आ गया, तो ये सारी की सारी कर्व जो है ये उठ के अब इसका सेंटर μ2 पे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा। याद रखें, शेप या इसकी जो स्प्रेडिंग है वो स्टैंडर्ड डिविएशन पे डिपेंड करती है, और स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने कांस्टेंट रखा है, उसको हमने चेंज नहीं किया। यानी खाली मीन को चेंज करने से, मैंने बताया ना कि एक नॉर्मल कर्व जो है ये डिपेंडेंट है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पे, तो खाली मीन को चेंज करने से कर्व पे क्या फ़र्क आया, वो नई मीन पे पूरी की पूरी कर्व शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से अगर हम ये एक और मीन की वैल्यू लें μ3 विच इज़ लेस देन μ1, तो इस केस में क्या होगा, तो अगर ये फ़र्ज़ करें μ1 यहाँ पे कहीं पे है, μ3 सॉरी, तो अब क्या होगा, ये पूरी की पूरी कर्व जो है ये शिफ्ट हो जाएगी इस μ3 के अक्रॉस। ठीक है, बाकी शेप वगैरह में अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को कांस्टेंट रखता हूँ तो शेप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया कि ये मीन पे किस तरह डिपेंडेंट है। सिमिलरली अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन पे किस तरह डिपेंडेंट है। अब देखें, ये दो कर्व इधर भी बनी हुई हैं, एक कर्व की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, एक कर्व की हाइट थोड़ी कम है। ये जो ज़्यादा वाली हाइट है इसको मैं 1 कह रहा हूँ, और ये जो कम वाली हाइट है इसको मैं 2 कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये पहली वाली जो नॉर्मल कर्व है इसका मीन जो है वो μ1 है। ठीक, और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो सिग्मा 1। जो सेकंड कर्व है इसका मीन भी μ1 ही है, यानी इसको नाम μ2 का दिया हुआ है लेकिन ये वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम है, यानी हम सेंटर ग्राफ का या नॉर्मल कर्व का चेंज नहीं कर रहे। और जो सिग्मा 2 है जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमने इस तरह सेलेक्ट की है कि उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन द ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब देखें, अगर आपको याद हो ये आप ये फिज़िकली इसको देख भी सकते हैं कि जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को ज़्यादा किया हुआ है इसकी स्प्रेडिंग जो है वो थोड़ी बढ़ गई है।
ठीक है। अच्छा देखें, ये जो पहली वाली कर्व है इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने तकरीबन पूरी पहली वाली कर्व को हाईलाइट करने की कोशिश की है। आपको पता है इसका जो टोटल एरिया ये बनता है ये 1 के बराबर है, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन को आप जब भी इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में रिजल्ट 1 के बराबर आता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस में ये जो दूसरी वाली है ये भी एक नॉर्मल कर्व ही है। इसका ये वाला सारा एरिया बनता है, इसका टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है ये भी 1 ही है, ये चेंज नहीं हो सकता। नॉर्मल कर्व का एरिया अंडर द कर्व, नॉर्मल किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 के बराबर ही रहेगा। अगर आपको याद हो, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है या वेरिएंस जो है ये बताती है बेसिकली आपकी डाटा में स्प्रेडिंग कितनी है। तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है रैंडम डाटा या रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ में स्प्रेडिंग कितनी है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा स्प्रेडेड है, और अगर वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कम स्प्रेडेड है। तो हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा है, यानी इस वाले नॉर्मल कर्व में जो रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यू ज़्यादा स्प्रेडेड है एज अपोज टू दिस कर्व। तो ये कर्व ज़्यादा फैल जाएगी। अगर इसकी हाइट वही रहती जो इसकी हाइट है, देखें इस वाली कर्व में इस हाइट के साथ हमारे पास एरिया अंडर द कर्व बना रहा है। अगर इस वाली दूसरी कर्व की हाइट यही रहे और स्प्रेडिंग ज़्यादा हो जाए तो ये तो और इसका एरिया अंडर द कर्व 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल कर्व स्प्रेडेड है तो उसका एम्पलीट्यूड या उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। और अगर उसकी स्प्रेडिंग कम है तो उसकी एम्पलीट्यूड या उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। तो ये वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन पे किस तरह डिपेंडेंट है, ये हमें स्प्रेडिंग बताती है या उसकी हाइट बताती है। अगर वेरिएंस की वैल्यू किसी वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हुए अगर हम कहें स्टैंडर्ड डिविएशन अगर ज़्यादा हो गई है तो इसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। और अगर इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो गई है पहले से तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और स्प्रेडिंग जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ये याद रखें टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ये बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, इसमें इसने मीन भी चेंज किया है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज की है। पिछली दोनों एग्जांपल में हम एक टाइम पे एक वैल्यू चेंज कर रहे थे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना एक ही वैल्यू चेंज हो, दोनों चेंज हो सकती हैं। तो इस केस में उसने बेसिकली बताया कि अगर मीन भी चेंज हो जाए और स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज हो जाए तो कर्व पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए मीन के चेंज होने की वजह से तो सेंटर चेंज हो गया, सेंटर अब यहाँ पे आ गया। ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि पहले से बढ़ गई है उसकी चेंज होने की वजह से एक स्प्रेडिंग इसकी ज़्यादा हो गई और दूसरा इसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ हो गया। इसको हम इसके यानी दूसरा इसका वर्जन भी देख सकते हैं कि हम कहें जी μ2 इज़ लेस देन μ1 एंड सिग्मा 2 इज़ लेस देन सिग्मा 1। यानी हम ये दोनों वैल्यूज़ अगर डिक्रीज़ करते हैं उस केस में क्या होगा। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है माउस के साथ, लेकिन मैं आपको रफली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये μ2 जो है अब चूँकि μ1 से लेस है तो ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है μ1 से लेस। फर्ज करें ये वो पॉइंट है जहाँ पे, अब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो पहले से बढ़ जाएगा। ये ऑल दो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका एम्पलीट्यूड पहले से बढ़ जाएगा और इसकी स्प्रेडिंग जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे इफेक्ट करते हैं नॉर्मल कर्व को। मीन जो है वो डिटरमिन करते हैं कि नॉर्मल कर्व का सेंटर कहाँ पे लाई करता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस जो है वो डिटरमिन करती है कि इसकी नॉर्मल कर्व की स्प्रेडिंग कितनी होगी और इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखें इसमें कोई प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की कि नॉर्मल कर्व के लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी पड़ी तो किस तरह। वो एक कंप्लीट लेंथी टॉपिक है, उसको मैं एक अलग लेक्चर में रखना चाहता हूँ ताकि वो कंप्लीट एक ही लेक्चर में डिस्कस हो जाए। आज जो है मकसद सिर्फ ये था कि एक तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ी आगाही हो जाए कि वो किस तरह होती है, डिस्क्रीट तो हम डिस्कस कर चुके थे, और दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए। ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा इन दोनों को रिवाइज कर देता हूँ। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह डिफाइंड है कि उसका डेंसिटी फंक्शन जो है फ्लैट होती है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह डिफाइंड होती है
कि उसकी जो डेंसिटी फंक्शन है ये बेल शेप में बन के आती है आपके पास, ठीक है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, मीन पे और स्टैंडर्ड डिविएशन पे। मीन आपको बताती है कि इस नॉर्मल कर्व का सेंटर कहाँ पे लाई करते हैं, और वेरिएंस आपको बताती है या स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताती है कि इस नॉर्मल कर्व की स्प्रेडिंग कितनी है और इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, आप चाहे इस वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करें चाहे इसको इंटीग्रेट करें, एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 ही रहेगा। सिमिलरली इन दोनों को अगर आप बारी बारी इंटीग्रेट करें, इनका भी एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 ही होगा अगर ये नॉर्मल कर्व हैं, ठीक है। और इन दोनों को भी चाहे आप मीन चेंज कर दें, आप अगर इनको इंटीग्रेट करें तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, आज के लेक्चर में मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, आप इसको सुन लें। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह ये प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन या एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व ये कैलकुलेट करने का तरीका देखेंगे। वो थोड़ा एक लेंथी लेक्चर है, उसको मैं इस लेक्चर से अलहदा रखना चाह रहा हूँ। इसको आप सुन लें, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो अपने पास नोट डाउन कर लें। सब Q&A का सेशन इंशाल्लाह वेडनेसडे को होगा, उस दौरान आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।